नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता के भाग 2 पर। पिछली बार हमने इसके पहले सत्र पर चर्चा की थी। पहले अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता के भाग 1 पर चर्चा की थी। आज इसके हम भाग 2 में चर्चा करने जा रहे हैं। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद, सीमाएं और अनअनुवाद्यता, लोकोक्ति मुहावरों का अनुवाद और अनुवाद की स्थानीय परक समस्याएं या सीमाएं। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि अनुवाद में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अभिप्राय है, सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद की सीमाएं क्या क्या हैं, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अनुवाद में क्या क्या समस्याएं आती हैं तथा अनुवाद की स्थानीय परक सीमाओं और अनअनुवाद्यता से क्या अभिप्राय है। अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता विषय को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने 4 मॉड्यूल में बांटकर चर्चा करने की कोशिश की है। पहले मॉड्यूल में हमने चर्चा की थी अनुवाद की सीमाएं और अनअनुवाद्यता पर और साथ ही भाषा की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद और सीमाएं और अनअनुवाद्यता। आज इस दूसरे मॉड्यूल में हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुवाद के संदर्भ में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोकोक्ति मुहावरों के अनुवाद और अनुवाद की स्थानीय परक सीमाओं की चर्चा करेंगे और अनअनुवाद्यता के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में भी हमने चर्चा की थी कि अनअनुवाद्यता क्या है। इस बार फिर से हम एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि हम अनअनुवाद्यता यानी अंग्रेजी में जिसे अनट्रांसलेटेबिलिटी कहा जाता है उसका अर्थ क्या है। अनअनुवाद्य या अनअनुवाद्यता शब्द अन और अनुवाद्य के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है जो अनुदित ना हो सके यानी जिसका अनुवाद न हो सके, अर्थात स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ में सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक और पाठ प्रयुक्ति परक अभिव्यक्तियों के लिए समानार्थी उपलब्ध न हो। इसके अतिरिक्त अनुदित पाठ का पाठक मूल पाठ की संवेदना, संकल्पना और अर्थवत्ता को ग्रहण ही न कर पाए, ऐसी स्थितियां सकल रूप में अनअनुवाद्यता की स्थिति कहलाती हैं। अतः स्पष्ट है कि सीमा एवं अनअनुवाद्यता लगभग एक ही संकल्पना के 2 रूप हैं, जिनका अंतर उनकी प्रक्रिया से संबंधित है। आपको याद होगा पिछले सत्र में हमने अनअनुवाद्यता पर विस्तार से चर्चा की थी और ये बताया था कि अनट्रांसलेटेबिलिटी का जो अर्थ है वो किस प्रकार सीमा, जब हम अनुवाद की सीमा कहते हैं उसे किस तरह थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन मूलतः वे समान हैं। क्योंकि जब हम सीमा कहते हैं अनुवाद की या अनुवाद करते समय अनुवादक की सीमाओं की बात करते हैं, तब उन कहा जा सकता है कि उन फिर सीमाओं की ओर संकेत होता है जहां अनुवादक या अनुवादिका को लगता है कि अनुवाद लगभग असंभव है। लेकिन जब हम अनुवाद्यता कहते हैं तो अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान यानी विश्लेषण के दौरान किस प्रकार अनुवादक या अनुवादिका को उन तकलीफ़ों का या उन समस्याओं का एहसास होता है और किस प्रकार वे अनुवाद में अड़चन पैदा करती हैं और अनअनुवाद्यता की स्थिति स्पष्ट होती है और अनुवादक या अनुवादिका को या तो कोई नई रणनीति लगाकर या फिर कई बार अलग अलग स्थितियों से गुजरते हुए अनुवाद करना होता है। पिछले सत्र में हमने भाषिक संदर्भों के अनुवाद के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद, सीमाएं और अनअनुवाद्यता पर। भाषा, समाज और संस्कृति में परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। हम सभी जानते हैं कि जब हम भाषा की बात करते हैं और जब हम समाज और संस्कृति की बात करते हैं तो एक तरह से वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब नायडा भाषा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसका डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसी तरह भाषाविद सस्यूर भी भाषा की जब चर्चा करते हैं तो उसके डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो सरफेस स्ट्रक्चर है यानी कि जब किसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी जो भाषा की जो बाहरी संरचना है उसे हम भाषा का सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जब उसी बात को की निर्मिति जिस समाज या जिस परिवेश में हो रही है, जिस शब्दों का प्रयोग करते हुए, जिन सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों का प्रयोग करते हुए उसका जो कथ्य बनता है वो उसका एक तरह से भाषा का डीप स्ट्रक्चर है यानी उसका अभ्यंतर संरचना है। तो जब हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में जब हम बात करेंगे अनुवाद की सीमाओं और अनुवाद्यता पर, तब भाषा कहीं भी उससे छूटती नहीं है। भाषा उसका एक तरह से इंटीग्रल पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भाषा समाज और संस्कृति में परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। भाषा को समाज से और समाज को भाषा से काटकर नहीं देखा जा सकता। भाषा समाज द्वारा विकसित होती है और उसका पल्लवन पोषण संस्कृति द्वारा होता है। यानी भाषा, समाज और संस्कृति आपस में इस तरह से अंतर्गुंफित है कि आप एक से दूसरे को विलग करके नहीं देख सकते। क्योंकि भाषा बेशक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम चर्चा करते हैं तो भाषा का जब विश्लेषण होता है तो उसकी विभिन्न इकाइयों की चर्चा होती है, जिसके अंतर्गत रूप है, ध्वनि है, स्वनिम है। अलग अलग आधार पर हम भाषा को बांटते हैं और उस तरह से उसका बहुत ही वैज्ञानिक किस्म से उसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन
जब एक तरह से उसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में जब हम भाषा की चर्चा करते हैं, हम भाषा की जब बात करते हैं, तो किसी भी तरीके से वो अपने समाज और संस्कृति से कट कर नहीं हो सकती, वो उसी का हिस्सा है। संस्कृति समाज द्वारा पहचान प्राप्त करती है तथा भाषा द्वारा प्रचारित होती है। अनुवाद भाषाओं के मध्य सहजता का प्रतिरूप है, अतः अनुवाद के संदर्भ में भाषा के साथ साथ समाज एवं संस्कृति का भी महत्व है। यानी जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय केवल भाषा नहीं, उसके साथ उसका समाज और उसकी संस्कृति, तीनों का सामंजस्य, तीनों का समन्वय होना भी ज़रूरी है। अननुवाद्यता के प्रकारों को जैसे मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि हमने पहले सत्र में अननुवाद्यता के संदर्भ में भाषिक आधारों की चर्चा की थी, भाषिक संदर्भों की चर्चा की थी, और उसके अंतर्गत हमने भाषिक सीमाओं और समस्याओं पर बात की थी। इस सत्र में क्योंकि हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसमें सामाजिक सांस्कृतिक किस्म की जो समस्याएं आती हैं अनुवादिका अनुवादक को, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अननुवाद्यता के 2 प्रकार होते हैं, भाषिक और सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक। तो संदर्भ में हम देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं वे भी भाषा के साथ ही अंतर्गुम्फित हैं। प्रत्येक भाषा और उसके भाषिक समाज की अपनी एक पृथक पहचान होती है, उसके अपने मत, विश्वास, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, धार्मिक मत, आध्यात्मिक मत, लोक मत और दार्शनिक चिंतन है। प्रत्येक भाषा की सामाजिकता भिन्न भिन्न रूप में है। जब हम पहले सत्र में जब भाषा के संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने जिक्र किया था इस बात का कि जब हम भाषा की बात करते हैं और ख़ासतौर पर जब हम अनुवाद के दौरान जब 2 भाषाओं को आमने सामने रखकर जब उसकी हम चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 विभिन्न संस्कृतियाँ, और ख़ास तौर पर जब हम अंग्रेज़ी और हिंदी के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो बिल्कुल 2 अलग महाद्वीपों की भाषा, बिल्कुल अलग संदर्भों की भाषा को जब हम आपस में एक दूसरे के समक्ष रखते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें आस्था की दृष्टि से, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, हर प्रकार से उसमें या आध्यात्मिक धर्म की दृष्टि से भी उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो इन सब विभिन्नताओं के मिश्रण से ही, यानी कि हमारी सभ्यता संस्कृति के मिश्रण से ही, या इसे इस तरह भी कहा जाए कि सभ्यता संस्कृति ही भाषा को जन्म देती है, या भाषा से ही सभ्यता संस्कृति का संप्रेषण होता है। तो ये दोनों आपस में इतने अंतर्गुम्फित होते हैं कि आप उनको एक से अलग करके नहीं देख सकते। तो जब अनुवादिका अनुवादक के सामने 2 विभिन्न संस्कृतियाँ अनुवाद के समक्ष अनुवाद के दौरान होती हैं, तब उन्हें इन दोनों से किस प्रकार जूझना होता है, उस पर हम आज कोशिश करेंगे कि चर्चा करें। तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक अननुवाद्यता है वो वे बेसिकली हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा भौगोलिक परिवेश, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, हमारा धर्म, हमारी आस्था, सभी चीज़ों का मिश्रण है। उस सब से ही हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण होता है। हमारा इतिहास, कितना लंबा इतिहास है, कितनी पुरानी सभ्यता है, कितनी पुरानी संस्कृति है, कहाँ से भाषाओं का उदय हुआ, उन सब से मिलकर ही आपके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की निर्मिति होती है। तो उसी आधार पर उस पर विभिन्नता भी देखने को मिलती है। और जब 2 विभिन्न संस्कृतियाँ जब अनुवाद में आमने सामने होती हैं, तब इसमें कितनी किस्म की समस्याएं आती हैं, उसे हम देखेंगे। तो यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक अननुवादिता नामों के आधार पर। जो नाम है, जिसे हम प्रॉपर नाउन्स भी कहते हैं, उनका अनुवाद वास्तव में नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाम तो अपने आप में ही एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसके अलावा भी जब हम देखते हैं कि जो हमारे त्योहारों के नाम हैं, और या हमारे रीति रिवाजों के जो नाम है, या स्थलों के नाम हैं, वो इस प्रकार हमारी संस्कृति के अंदर अंतर्गुम्फित होते हैं कि आप उनका अनुवाद नहीं कर सकते। तो देखेंगे रीति रिवाज एवं त्योहारों को समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए तभी संभव हो पाता है जब वह उसकी प्रयोगशीलता एवं सामाजिक महत्व से परिचित हो पाएगा। जब हमने नाइडा का हम जब जिक्र करते हैं, तो नाइडा अनुवाद के दौरान डायनेमिक इक्विवेलेंस की चर्चा करते हैं, यानी कि निकटतम समतुल्य के माध्यम से अनुवाद करने का समर्थन करते हैं। जबकि कई स्थितियों में ऐसा होता है कि निकटतम समतुल्य अगर हम उसका रख दें तो अनुवाद तो हो जाता है, लेकिन वो बात ना पूरी तरह संप्रेषित हो पाती है। और अगर आप उसे इस तरीके से देखें कि एक बिल्कुल अनजान या एक अदेखी संस्कृति, जिसको आप अपनी लक्ष्य भाषा या लक्ष्य पाठ में ले जाना चाह रहे हैं, लक्ष्य संस्कृति में ले जाना चाह रहे हैं, यदि वे अपनी विविधता के साथ आपकी संस्कृति में प्रवेश नहीं कर पाती है, तब इसका मतलब उसका संप्रेषण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जब हम अंग्रेज़ी साहित्य का अनुवाद करते हैं या हिंदी भारतीय साहित्य का अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं, तो अक्सर ऐसे बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक प्रयुक्तियाँ हमारी भाषाओं की हैं
जिनका कि अंग्रेज़ी में या अन्य विदेशी भाषाओं में निकटतम समतुल्य ढूंढकर उसका अनुवाद कर दिया जाता है। बहुत चर्चित से उदाहरण जिसमें हम हमारे खान पान की बहुत सारी चीज़ें, जैसे दाल के लिए सूप कह देना, या रोटी के लिए ब्रेड कह देना, या दुपट्टे के लिए स्कार्फ कह देना। तो ये अनुवाद निकटतम समतुल्य अनुवाद तो हो गए, परंतु ये पूरी तरह से, जिसे हम एक कह सकते हैं कि संस्कृति का पूरी तरह संप्रेषण नहीं हो पाया। जिस संस्कृति को आप दूसरी भाषा में या दूसरे समाज में या दूसरे पाठक वर्ग के लिए, श्रोता वर्ग के लिए ले जाना चाह रहे हैं जिस पाठ को, वो पूरी तरह से संप्रेषित नहीं हो पाता। तो हम देखते हैं कि जब इस तरह के जो नाम हैं, जो हमारे त्योहारों के नाम हैं, जैसे कि बकरीद है, पोंगल, होली, दिवाली आदि के, क्रिसमस डे या दशहरा, ईद उल फितर आदि, इन त्योहारों का जो टाइटल्स हैं, जो उनके नाम हैं, उनका अनुवाद नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिसमस डे जैसा जो एक त्यौहार है, जो पूरी तरह से यूरोपीय त्यौहार था, वेस्टर्न एक फेस्टिवल था, जो अब भारत में मनाया जाता है, जिसे हम बड़ा दिन कह के उसका हमने एक तरह से अनुवाद भी कर दिया है। आप देखिए, ये बड़ा दिन, जब हम क्रिसमस डे के संदर्भ में जब हम बड़ा दिन कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वह केवल आपने उसका अनुवाद नहीं किया, आपने उसकी अवधारणा को पहले अपने यहाँ आत्मसात कर लिया, और वो अवधारणा, वो संस्कृति, वह धर्म जब आपके समाज, आपकी संस्कृति में घुल मिल गया, तब यहाँ के लोगों द्वारा या यहाँ के प्रयोग द्वारा, यहाँ की संस्कृति परंपरा के द्वारा उसके लिए एक शब्द अपने आप समाज के बीच से निकला, जिसमें हम क्रिसमस डे को बड़ा दिन कहते हैं। लेकिन दिवाली या दशहरा या पोंगल या होली या बकरीद या ईद उल फितर, इस तरह के त्यौहार यदि किसी विदेशी संस्कृति में अगर ये त्यौहार वहाँ नहीं हैं, तब उनके लिए अनुवाद करना असंभव भी होगा और शायद ठीक भी नहीं होगा। क्योंकि यदि आप उसका अनुवाद कर देते हैं सिर्फ शाब्दिक अनुवाद के आधार पर, या कहा जाए कि निकटतम समतुल्य के आधार पर, तो वह एक कम्युनिकेबल ट्रांसलेशन नहीं होगा, वह पाठ पूरी तरह से संप्रेषित नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से हम देखेंगे सांस्कृतिक मनोभूमि को प्रस्तुत करने वाले, जैसे चित्रकूट है, पंचवटी, लंका, गोवर्धन, मानसरोवर, जेरूसलम, पेंडेमोनियम, त्योहारों के नाम, प्रदेशों के नाम, या किसी स्थल के नाम, या किसी धार्मिक स्थल के नाम, इन सब नामों का जब हम अनुवाद कर देते हैं, तो हम मूलतः उस संस्कृति को ही एक तरह से विलुप्त करते हैं उस नए समाज या नई संस्कृति में जहाँ वह गई है। तो ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका को ऐसे शब्दों के अनुवाद से बचना चाहिए। न केवल ऐसी स्थिति में वे लिप्यंतरण कर सकते हैं या किसी और माध्यम से उसकी व्याख्या करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अनुवाद नहीं होता। तो इसे हम अननुवादिता की स्थिति के संदर्भ में अगर समझें, तो इसे हम अनट्रांसलेटेबिलिटी भी कह सकते हैं, या हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब कोई ट्रांसलेटर ऐसी स्थिति में हो कि इस तरह के शब्दों का उनके सामने एक समस्या हो कि कैसे अनुवाद किया जाए, तब दो तरीके के, जैसे कि भारतेंदु ने जब मर्चेंट ऑफ वेनिस का ट्रांसलेशन किया, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ट्रांसलेशन में उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से जब उसका अनुवाद किया, तो उस पूरे परिवेश के जो शब्द थे या उसका जो पूरा परिवेश था, उसे पूरी तरीके से यूरोपीय परिवेश से बदलकर पूरी तरह से भारतीय परिवेश, भारतीय छवि उसको दे दी और उसके नाम भी बदल दिए। तो ये एक अनुवाद के एक अलग किस्म का तरीका है। लेकिन जब उसे हम एक तरह से कहें भावानुवाद के स्तर पर अगर इसको देखें, तो ऐसे अनुवाद में अननुवादिता की स्थिति स्पष्ट रहती है, और अनुवादक या अनुवादिका को चाहिए कि ऐसे शब्दों का पर्याय खोजने का वे प्रयास न करें, क्योंकि ऐसे शब्दों के पर्याय अर्थ को पूरी तरह से संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक अननुवादिता के स्तर पर हम देखते हैं कि रिश्ते नाते के जो शब्द होते हैं, जो हमारे किनशिप वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, ये दो विभिन्न समाजों में बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें तो हम, क्योंकि पूरी जो हमारी चर्चा है उसे हम अंग्रेजी और हिंदी के संदर्भ में ही देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी का एक शब्द है, शब्द का प्रयोग शब्दद्वय है, जिसे हम अंकल आंट कहते हैं। अंकल, जितने भी प्रकार के हमारे मामा, चाचा या मौसा, ताऊ, जितने भी संबंध है, उसके लिए हमने एक अंकल शब्द से उसको रिप्लेस कर दिया। उसी तरह आंट कहना या आंटी कहते हैं, चाची, मामी, सब उसके अंदर समा जाता है। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं उस अनुवाद को, तो ये आप देख सकते हैं कि जिसकी ओर संकेत किया था नायडा ने अपने निकटतम समतुल्य या डायनेमिक इक्विवेलेंस की थ्योरी के दौरान, ये बेसिकली वो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आपने इसका अनुवाद किया, लेकिन ये अननुवाद्यता है। आप इसका अनुवाद नहीं कर सकते। आपके पास यहाँ पर दो टेक्निक हो सकती है या दो तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक डायनेमिक इक्विवेलेंस के माध्यम से नज़दीकी समतुल्य ढूंढ के उसका अनुवाद कर देना, और दूसरा शायद उसे एज इट इज़ रिटेन करना। क्योंकि जब तक आप संबंधों के जो ये शब्द हैं, जब तक ये किसी नई संस्कृति है, जिस संस्कृति में अनुवाद के माध्यम से जा रहे हैं ये शब्द या ये पूरा कॉन्सेप्ट,
या किसी कथा के माध्यम से, या कोई स्टोरी, या किसी भी संदर्भ में, अगर ऐतिहासिक पाठ है तो उस संदर्भ में भी ये जब जिस संदर्भ में उस नई भाषा में जा रहे हैं, अगर ये अपने आप में संपूर्ण रूप से अगर नहीं जाते हैं, तब भी एक तरह से उस स्तर पर भी हम इसे अननुवादिता की स्थिति कहेंगे, क्योंकि यहाँ ये अनुवाद स्पष्ट नहीं हो पाया। उसी तरीके से ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का जो कॉन्सेप्ट है, वो दादा दादी और नाना नानी में इसे कैसे स्पष्ट किया जाए, तो उसके आगे हम फिर इसके प्रीफेस जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसके प्रीफिक्स जोड़ने की कोशिश करते हैं, जब उसको पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटर्नल ग्रैंडफादर बोलकर हम उसे स्पष्ट करते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, जो दो विभिन्न संस्कृतियों के आपस में जुड़ने के कारण या आपस में आदान प्रदान के कारण जो पैदा होती हैं, ये अक्सर अनुवादक के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में होती हैं, और जिसके लिए अगर वो निकटतम समतुल्य के माध्यम से अगर उसका अनुवाद करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अनुवाद हुआ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं असंप्रेषणीयता बनी रहती है। उसी तरह हम देखते हैं कि अवधारणा के स्तर पर जो शब्द हैं, जो बिल्कुल आपके ये भारतीय समाज के संदर्भ में, अगर कोई कहें तो यूरोपीय समाज के संदर्भ में, या किसी अन्य समाज के संदर्भ में, जो बिल्कुल जो हमारे धर्म को लेकर या हमारे दर्शन को लेकर जो हमारी अवधारणाएं हैं, उनका अनुवाद भी नहीं हो सकता। जैसे धर्म शब्द को आप सिर्फ रिलीजन कह दें, ये अनुवाद नहीं होगा। उसी तरह अगर हम दीपक शब्द है, जिसको हम दिया कहते हैं, उसको भी अगर आप अर्दन लैंप कह देते हैं, तो वो स्पष्ट नहीं होता। तो अब देखेंगे कि जो दिया है या दीपक जो शब्द है, वो केवल अर्दन लैंप नहीं है, वो केवल उसका लिटरल मीनिंग उसका अनुवाद से नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारी जो हमारी जो आस्थाएं हैं वे जुड़ी हैं। किस प्रकार एक दीपक अंधेरे में रोशनी का प्रतीक हो सकता है, किस प्रकार दीपक हमारे यहाँ दिवाली में उसका अलग मायने हैं, तो अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थ बदल दे जाते हैं, और किस प्रकार वो कई बार हमारे मुहावरों, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का हिस्सा हो जाता है। तो आप केवल उसे अर्दन लैंप कह के उसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जब आप मोक्ष कहते हैं, या आप आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, या माया कहते हैं, तो आप उनका अनुवाद नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका के सामने अनट्रांसलेटेबिलिटी की समस्या होती है। तो इस ऐसी स्थितियों से जूझने के लिए वो क्या रणनीतियाँ लगाते हैं, इस पर भी हम सत्र के अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेरा मूल उद्देश्य है कहने का, कि जो अवधारणागत शब्द है या नामों के जो शब्द हैं, ये किस प्रकार अनुवादिका या अनुवादक के सामने एक बड़ी चुनौती की तरह होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे जिनका अनुवाद नहीं हो पाता। अब यहाँ देखिए, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में अपनी निजी विशिष्टता होती है, जिसका समतुल्य सदैव नहीं मिल पाता। ऐसे में ये अननुवाद्य हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में अनुवादक इनका अनुवाद या तो अर्थ के स्तर पर करते हैं, या समीपवर्ती पर्याय द्वारा। आप देखेंगे जो उदाहरण है, उनमें महाभारत का युद्ध छिड़ गया। तो महाभारत का युद्ध छिड़ गया अपने आप में एक मुहावरे के संदर्भ में है। जब हम कहते हैं महाभारत का युद्ध छिड़ गया, यानी कि भीषण लड़ाई हो गई। महाभारत का युद्ध तो इतिहास में एक ही बार हुआ, लेकिन वो एक मुहावरे के रूप में अब हमारी संस्कृति में है, तो वो एक तरह से प्रतीक बन जाता है। और ऐसी स्थिति में जब अनुवादक को बेहतर अनुवाद या कोई पर्याय नहीं मिल पाता, तो उसे एज इट इज रिटेन कर लेता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि द महाभारत वॉज स्टार्टेड अमंग देम। तो यहाँ जब महाभारत जब हम कह रहे हैं, तो यहाँ अंग्रेजी में आके ये अपने आप में एक खास अर्थ देने लगता है, लेकिन जब इसे हिंदी में हम इसका जब प्रयोग करते हैं, तो इसका एक प्रतीकार्थ है। तो इस तरह से देखते हैं कि अनुवाद पूरी तरह से संप्रेष्य अनुवाद नहीं हो पाया। उसी तरह एक अन्य प्रयोग है, जब हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं कि इट वॉज हिज हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियस का जो कैरेक्टर है, उसका यूरोप में जो उसकी अवधारणा है या जो उसका संदर्भ है, उसके लिए हमें जो इक्विवेलेंट मिलता है, जो कहा जाए कि भगीरथी के संदर्भ में जब हम कहते हैं, तो हम उसके लिए कहते हैं इसका भगीरथी प्रयास था। तो ये कितना खूबसूरती से हमने दो संदर्भों को बदल दिया, और अनुवाद न केवल अनुवाद हुआ, बल्कि उतना ही संप्रेषणीय भी हुआ, और वो स्पष्ट भी हो पाया। मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद में हमने पहले भी चर्चा की थी, जब हम भाषिक समस्याओं वाले सत्र में जब हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर से हम इसे एक बार देखेंगे यहाँ, जब अर्थ के स्तर पर जब इसकी हम बात करते हैं, या सामाजिक संदर्भों में जब हम इस पर बात करते हैं। तो अंग्रेजी में जैसे मुहावरा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन कर देंगे, तो शायद अनुवाद तो बढ़िया होगा, लेकिन अनुवाद करने के बावजूद वो बात स्पष्ट नहीं होगी। इसके लिए हमारे हिंदी में क्या मुहावरा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो यहाँ जो अनुवाद की जो रणनीति ट्रांसलेटर ने लगाई है, उस पर हम जब आगे चर्चा करेंगे, तो मैं संकेत करूंगी कि किस प्रकार यहाँ लिटरल ट्रांसलेशन ना होकर यहाँ सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन हुआ है। अनुवाद की जो इकाई है वह भाव है, ना कि शब्द या वाक्य। तो किस प्रकार ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अनुवाद में अननुवादिता की स्थिति से अनुवादक या अनुवादिकों को किस प्रकार जूझना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें इक्विवेलेंट नहीं मिलता, तो उन्हें व्याख्यात्मक अनुवाद या विश्लेषणात्मक अनुवाद करके एक तरह से रास्ता निकालना पड़ता है। इसी तरह देखिए, कई मुहावरे यहाँ पर है, गंगा नहाना, श्री गणेश करना, हाथ पीले करना, चूल्हा चौका करना। हाथ पीले करना का हमने जिक्र किया, हाथ पीले करने का अर्थ होता है जब शादी करना,
तो वहाँ ये हाथ पीले करना का मतलब यहाँ हाथों को पीले रंग से रंग देना नहीं है, वहाँ इसका अपना एक निहितार्थ है जो उसके मुहावरे में है। तो इसे समझे बिना, उसके पूरे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझे बिना उसी तरह का चूल्हा चौका करना, तो यहाँ सिर्फ चूल्हा चौका का मतलब गैस स्टोव नहीं है, वो पूरी गृहस्थी का जो कामकाज है उसके संदर्भ में इसकी चर्चा की जा रही है। उसी तरह सदा सुहागन रहना, तो किस प्रकार हमारे समाज में स्त्रियों के साथ एक खास तरह की अवधारणा जुड़ी हुई है कि किस प्रकार उनका सुहागर होना उनका सुखी होने का प्रतीक है। तो किस प्रकार ये शब्द या मुहावरे जितना दिख रहे हैं उससे कई ज़्यादा गहरा अर्थ रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब अनुवादिका अनुवादक को जब अनुवाद करना पड़ता है तो उन्हें किस प्रकार की समस्याओं से का सामना करना पड़ता है, और कई बार इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि उन्हें बेहतर अनुवाद सूझता ही नहीं है। उसी प्रकार अनुवाद की स्थानीय परक समस्याएं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी समाज और उसकी जो संस्कृति की जो निर्मित होती है उसके पीछे उसकी आस्थाएं, धर्म, मत, विश्वास, उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के साथ उसका भौगोलिक परिवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप फिरन जैसा शब्द का प्रयोग या पोचू जैसे शब्द का प्रयोग कश्मीर में जितना देखते हैं उतना आप प्लेन्स में नहीं देख सकते, मैदानी क्षेत्रों में नहीं देख सकते। या आप कहीं मुंबई या महाराष्ट्र जैसे जहाँ बहुत सर्दी कभी पड़ती ही रही है वहाँ ना इनका प्रयोग मिलेगा, ना इनका कॉन्सेप्ट कभी होगा। तो ये जो स्थानीय शब्द हैं जो बिल्कुल स्थानीय परिस्थितियों में उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार बारिश को लेकर जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग है, बर्फ़ को लेकर जो अलग सारी अर्थ छवियाँ हैं, वे मूलतः वहाँ से पैदा होती है जहाँ की ये निर्मित है या जहाँ की अवधारणा है। तो इस तरह की जब स्थानीय समस्याएं किसी अनुवादक अनुवादिका के समक्ष आती है तो क्या फिरन को हम ओवरकोट पहनकर या बाथरोब कहकर क्या उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं। तो हमें समझना होगा कि कहाँ पर कौन सी रणनीति के माध्यम से अनुवादिका अनुवादक को इस तरह की अनानुवाद्यता की स्थिति से जूझना होता है या किस प्रकार वे इसका अनुवाद करें। उसी तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि कुछ शब्द हमारे यहाँ जिस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे देशों में या दूसरे संस्कृतियों में अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। जैसे अमेरिका में गैस शब्द का अर्थ पेट्रोल है, जो कि भारत में गैस का अर्थ किसी भी तरल का गैसीय रूप है, तो उसके अर्थ अलग है, वहाँ उसका मीनिंग बदल जाता है। सर्जेंट या शेरिफ का तात्पर्य पुलिस ऑफिसर से है और एजेंट का मतलब सीक्रेट पुलिस से। तो किस प्रकार ये शब्द हमारे यहाँ प्रयोग हो रहे हैं या जिस दो संस्कृतियों में जब आप अनुवाद कर रहे होते हैं तो एक संस्कृति में किस अलग तरीके से उनका प्रयोग हो रहा है और दूसरी संस्कृति में उसका प्रयोग किस तरीके से है, ये विभिन्नता देखने को मिलती है। और उस आधार पर जब अनुवादिका या अनुवादक को उन दोनों समाजों की संस्कृतियों के साथ साथ उनके भाषिक प्रयोगों और उसके पूरे परिवेश की अगर जानकारी नहीं होगी या सही समझ नहीं होगी तो शायद वो बेहतर अनुवाद नहीं कर पाएंगे। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में रेल रोड से तात्पर्य मल्टी बोगी व्हीकल से है, कार के लिए ऑटोमोबाइल तथा सेंट्रल के लिए फेडरल शब्दों का प्रयोग होता है। तो अगर हम इसका अनुवाद करते समय रेल रोड का लिटरल ट्रांसलेशन कर दें तो शायद जो जिस संदर्भ में जिसका जो अर्थ था वो अर्थ कभी स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से जब हम ऑटोमोबाइल भारत में कहते हैं तो ऑटोमोबाइल कहने से ऑटोमोबाइल ऑयल और बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है, लेकिन वहाँ उसका संदर्भ केवल कार से है। तो जब ऐसी स्थिति में जब अनुवादिका अनुवादक को जब अनुवाद करना पड़ता है, ये तो कह सकते हैं कि ऐसे शब्द हैं जो फिर भी सामान्य रूप से हैं। विज्ञान की शब्दावली में या ज्ञानात्मक साहित्य की जब शब्दावली की हम बात करते हैं तो किस खास स्थिति में कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है उसे उसी संदर्भ में जब तक उसको नहीं समझा जाएगा या उससे संबंधित ग्लॉसरी या पारिभाषिक शब्दावली का सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो न केवल अननुवादिता की स्थिति बनेगी, असंप्रेषणता की स्थिति भी बनेगी और अनुवाद एक असफल अनुवाद होगा। यह कहा जा सकता है कि पूरा अनुवाद, जिसे पूर्ण अनुवाद कहते हैं, पाठ पूरी तरह संप्रेषित नहीं हो पाएगा। अगर हम इसे अननुवादिता को अगर समझें तो जॉर्ज मॉनिन का कथन संभवतः इस अननुवादिता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बहुत माकूल है, बहुत करेक्ट है। देखेंगे, उन्होंने कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव नितांत निजी होने से अननुवाद्य होते हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत संदर्भ में अगर समझें तो व्यक्तिगत यानी जब किसी का बिल्कुल निजी अनुभव जब साहित्य में भोगा हुआ या था, अगर हम साहित्य के संदर्भ में देखें तो जब इस तरह के नितांत निजी अनुभव जो साहित्य में आते हैं तो कई बार वो अनट्रांसलेटेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके शब्द या उनके जिन पर्यायों की खोज हमें है वे शायद हो सकता है हमारे मानक शब्दकोशों में उपलब्ध ही ना हो। उसी तरीके से सैद्धांतिक रूप में स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं की बुनियादी इकाइयाँ विशिष्ट एवं अतुलनीय होती हैं। दोनों भाषाओं के बोलने और सुनने तथा लेखक और अनुवादक की अपनी अपनी स्थितियों का यदि सही जायजा लिया जाए तभी आपसी संवाद संभव है। यहाँ देखिए, एक बोलने और सुनने तथा लेखक और अनुवादक की अपनी अपनी स्थितियों, यानी कि बोलने और सुनने का जो हमारी इकाई है भाषा की, उस पर भी विशेष प्रभाव जोर दिया गया है
क्योंकि जब हम लिप्यंतरण करते हैं, जब हम लिप्यंकन करते हैं तो, या फिर हम जब निर्वचन के दौरान जब इंटरप्रिटेशन करते हैं हम ट्रांसलेशन की एक प्रकार के रूप में, तो हमारा इस ओर ध्यान देना भी ज़रूरी है कि जो मूल वक्ता है, जो स्पीकर है, वो उसे किस प्रकार प्रोनाउंस कर रहे हैं और सुनने वाले क्या उसे ठीक से सुन पाकर उसका सही पर्याय समझ पा रहे हैं, सही अर्थ समझ पा रहे हैं नहीं। तो ये सारी स्थितियाँ, भाषा के विभिन्न रूप, उसका मौखिक रूप, उसका लिखित रूप, उसके विभिन्न भाषिक इकाइयाँ, उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मित, सभी में जब तक एक खूबसूरत सामंजस्य नहीं होगा, अनअनुवादितता की स्थिति बनी रहेगी और ऐसे तरह की समस्याएं जगह जगह पर आपको देखने को मिलती हैं। कृष्णकुमार गोस्वामी जो एक बड़े अनुवाद चिंतक हैं, उनका ही मानना है कि ऐसी स्थिति में या तो न्यूनानुवाद हो जाता है, यानी कि अंडर ट्रांसलेशन हो जाता है, या कई बार ओवर ट्रांसलेशन हो जाता है। उसी तरह कई बार मिस ट्रांसलेशन भी हो जाता है, यानी अशुद्ध अनुवाद। तो ये इस तरह की जो ट्रांसलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बचने के लिए अनुवादिका अनुवादक को क्या करना चाहिए कि वो ना मिस ट्रांसलेशन हो, ना वो अधूरा ट्रांसलेशन हो, ना अधिक ट्रांसलेशन हो जाए, यानी कि ना वो ओवर ट्रांसलेशन हो, ना अंडर ट्रांसलेशन, ना मिस ट्रांसलेशन हो। तो उस समय अनुवादिका या अनुवादक को किन चीज़ों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, उस पर हम बहुत संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि हमने इस पर विस्तार से चर्चा अनुवाद के प्रकारों में की है। अनुवाद की जो विभिन्न रणनीतियाँ हैं, शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, रूपांतरण, लिप्यंतरण, लिप्यंकन, अनुसृजन, नवसृजन, आत्मसातीकरण, व्याख्या, टिप्पणी, इस सब के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न जो रणनीतियाँ हैं या अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, वो मूलतः अनुवादक या अनुवादिका के लिए एक तरह से उनके औजार हैं, उनके हथियार हैं, या उनकी ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनके माध्यम से वो ऐसी अनअनुवादितता की स्थिति से बचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई पाठ जब अपने आप में बहुत सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का या साहित्यिक बैकग्राउंड का है, तो अनुवादक या अनुवादिका अपने जो अनुवाद का जो टूल है, एक तरह से कहा जाए, या अनुवाद का जो स्ट्रैटेजी है, वो मूलतः भावानुवाद को बनाते हैं। अगर वहाँ वो शब्दानुवाद या एकार्थी या भाषा की अभिधा शक्ति तक ही सीमित रह जाएंगे तो शायद बात संप्रेषित नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से यही जो भाषा की रणनीति है, अनुवाद की रणनीति, वो शब्दानुवाद या किसी ऐसे पाठ में, जब कोई पाठ बहुत सामाजिक जो बहुत ज्ञानात्मक किस्म का हो या कार्यालय साहित्य हो, भी का साहित्य हो, तो वहाँ भावानुवाद पूरी तरह से एक तरह से असफल रणनीति होगी। तो ये किस प्रकार अनुवादिका या अनुवादक की रणनीति बदल जाती है, अनुवाद के दौरान किस प्रकार वे अनुवाद में अलग अलग रणनीतियों को अपनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सृजनात्मक साहित्य है, और खासतौर पर देखते हैं कि भक्ति काल के संदर्भ में देखते हैं, या हम कविता के संदर्भ में हम देखते हैं, कविता के अनुवाद के संदर्भ में, तब हम अक्सर देखते हैं, महसूस करते हैं कि उस रचना का एक तरह से पुनर्नवीनीकरण कर दिया गया है, या उसका एक तरह से अनुसृजन कर दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं भक्तिकालीन साहित्य, वो सारा का सारा साहित्य एक तरह से, जिसे सुजीत मुखर्जी न्यू राइटिंग भी कहते हैं, वो न्यू राइटिंग के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार वे उसके लिए शायद यही बेहतरीन तरीका हो सकता था कि उसे एक तरह से नए परिवेश में नए तरीके से बुना जाए, तो वो ज़्यादा संप्रेषणीय हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम कविता के संदर्भ में जब हम अनुवाद की बात करते हैं, तो कविता के अनुवाद में किस प्रकार वहाँ रणनीति बदलती है, वहाँ शब्दानुवाद के माध्यम से या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से शायद अनुवाद उतना बेहतर नहीं होगा। उसी तरीके से आत्मसातीकरण, जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं और कोई पाठ बहुत ही सामाजिक सांस्कृतिक बुनावट का होता है या उतनी गहराई से बुना हुआ होता है, तब ऐसे पाठ को पूरी तरीके से आत्मसात करते हुए ही उसका एक पुनर्अनुवाद या एक तरह से एक जिसे हम अनुवादक की रचयिता की भूमिका कहते हैं, उस तरीके से उसे प्रेजेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अनुवाद की विभिन्न रणनीतियाँ हैं, ये वास्तव में अनअनुवादितता जैसी अनुवादक के सामने आने वाली सीमाओं या समस्याओं या चुनौतियों को हल करने के तरीके हैं, तकनीक है। निर्भर करता है कि अनुवादिका या अनुवादक इन तकनीकों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, कितने कौशल से करते हैं, और कहाँ वे इसको महसूस कर पाते हैं कि कहाँ इस रणनीति के माध्यम से, कौन सी रणनीति के माध्यम से इसका अनुवाद किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि नामों के संदर्भ में या अवधारणा के संदर्भ में, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक अनुवादिका होने के नाते, अनुवादक होने के नाते हमारे सामने चुनौती होते हैं कि जब हम ऐसे पाठ का अनुवाद करें तो हम क्या करें। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका हो सकता है कि वे ऐसी स्थिति में लिप्यंतरण करके, या जिसे हम थ्योरी ऑफ रिटेंशन कहते हैं, उसे रिटेन करके उन शब्दों को उनकी व्याख्या देकर उस बात को स्पष्ट करें। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक कि जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, दूसरा जो एक सबसे खतरनाक रणनीति होती है अनुवाद की, जिसके अंदर
अंतर्गत पाठ के समरूपीकरण हो जाने का या होमोजेनाइज हो जाने का जो खतरा होता है उससे बच जाते हैं और पाठ की जो अपनी खूबसूरती है, जो उसकी विविधता है, वो बची रहती है। तो हमने देखा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अनुवाद की रणनीतियाँ, अनुवाद की समस्याएं क्या क्या होती हैं, अनुवादक या अनुवादकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहाँ कहाँ अनानुवादिता के बिंदु उन्हें परेशान करते हैं और किस प्रकार इन समस्याओं से जूझने का काम अनुवादक या अनुवादिका विभिन्न रणनीतियों को अपनाकर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये सत्र अनुवादिता की दृष्टि से और खासतौर पर सामाजिक सांस्कृतिक पाठ की दृष्टि से अपने आप में संप्रेषणीय रहा होगा। शुक्रिया, नमस्कार।